मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास सेवन्थ के भीतर हम लोग हिस्ट्री का पार्ट जो पोर्शन है उसे पढ़ रहे थे। तो लेसन का नाम था ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज, पाषाण युग में मानव जीवन। इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। इस लेसन को हमने स्टार्ट किया था। तो इसी में हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा। तो कल भी हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसी काल से रिलेटेड आगे की जो बातें हैं वो हम लोगों को इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ने को मिलेगी। आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखें, जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया है, with his food supply now within reach at all times, man stopped being a nomad। देखिए, जब स्टोन एज का समय था, पाषाण युग का टाइम था, उस समय जो मनुष्य था शुरुआत का, या आदि मनुष्य कह सकते हैं, तो वह आदि मनुष्य वस्तुओं को, खाने पीने की चीज़ों को, निवास स्थान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता था। उसके बाद में फिर मध्य पाषाण काल आया। तो मध्य पाषाण काल के भीतर मनुष्य ने आग का आविष्कार करा, जानवरों को सेक करके खाना शुरू कर दिया और कुछ कृषि का भी उसको जानकारी प्राप्त हुई। तो उसके बाद जब नव पाषाण काल का समय आया, तो नव पाषाण काल के भीतर मनुष्य ने गेहूं, जौ जैसी फसलें जो थी उसको उगाना शुरू कर दिया। अब पहले की तरह वह खानाबदोश के रूप में या घुमक्कड़ जन जीवन को नहीं बिताता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमता था अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो यही बात यहाँ समझाई गई है कि जब मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी जो भोजन है उसकी पहुंच में रहने लग गया, यानी कि उसकी पहुंच में होने लग गया, तो उस समय उसने खानाबदोश के तरह से जीवन को जीना बंद कर दिया। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अगली बात कही जाती है, ही नाउ लिव ए सेटल लाइफ इन विलेज। जहां वह पहले अपना जीवन जिया करता था अकेला रह करके या घुमक्कड़ जीवन को बिता करके, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए तलाश करते हुए या आश्रय स्थल ढूंढते हुए या अलग अलग रहा करता था, छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहा करता था। तो अब मनुष्य ने अपना जीवन जो था वो व्यवस्थित रूप से बिताना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे गांव बना करके। आगे कहता मोस्टली अलोंग रिवर बैंक्स, और इनमें से अधिकतर जो गांव थे वो उसने बसाए थे नदी के किनारों पर। अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि नदियों के किनारों पर गांव बसाने के पीछे मनुष्य का उस समय क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। तो देखिए, मनुष्य अपने स्वाभाविक ज्ञान से भोजन को तो प्राप्त करना सीख लिया था उसने, लेकिन साथ में ही जल की उपलब्धता के लिए, यानी कि सही समय पर ड्रिंकिंग वाटर जो उसे चाहिए था, पेयजल जो चाहिए था, तो पीने योग्य जो पानी था वो नदियों के पास आसानी से उपलब्ध हो जाया करता था। इसी कारण से मनुष्य ने जो अपनी मानव बस्तियां बसाना स्टार्ट करी नव पाषाण काल के दौरान, तो वह नदियों के किनारे पर स्टार्ट की। आगे कहा जाता है, देयर वाज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फिश वर प्लेंटिफुल इन द वाटर बॉडी। अब जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठा था कि भाई नदियों के किनारे पर क्यों उसने अपनी बसावट बसाना शुरू करी, अपने गांवों को बनाना शुरू करा, तो उसका रीजन जो था अगली ही लाइन में दे दिया गया है कि एक तो जल स्रोतों के पास या जलाशयों के पास में खाने के लिए मछली की पर्याप्तता थी, यानी कि मछली पर्याप्त रूप से प्राप्त हो जाती थी, और साथ में ही पीने के लिए जो पेयजल था वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता था, आसानी से प्राप्त हो जाया करता था। इसीलिए मनुष्य ने अपने गांवों को बसाने के लिए नदियों के किनारे को चुना। आगे कहता है, दिस पीरियड इज नोन एज न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज, कि इस समय को नव पाषाण काल के नाम से या नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। आगे कहा जाता है, एविडेंस ऑफ दिस एज हैज बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस नव पाषाण युग से रिलेटेड या इस नव पाषाण काल से जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, प्रमाण हैं, वो भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। अब आगे क्या बताया जाता है, किन किन क्षेत्रों से ये नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो उस सभी स्थानों के बारे में अगले पैराग्राफ के भीतर जानकारी दी जा रही है। तो आइए पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल remains of Neolithic cultures have been found in various parts of India।
क्या कहा जाता है कि आर्कोलॉजिकल, यानी कि आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातात्विक, रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, और नियोलिथिक कल्चर का मतलब नवपाषाण काल संस्कृति के नवपाषाण काल संस्कृति के जो पुरातात्विक अवशेष हैं आगे have been found in various parts of India। भारत के विभिन्न हिस्सों से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए तो आइए देखते हैं। जैसे लाइक पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के पय्यमपल्ली नामक स्थान से इसकी प्राप्ति हुई है। पिकलिक हल इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पिकली हल नामक स्थान से भी इन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। मस्की एंड ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका, कर्नाटक के मस्की और ब्रह्मगिरी नाम का जो क्षेत्र है वहां से भी इस नवपाषाण काल के अवशेषों की प्राप्ति हुई है। अब हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के जो साउथ का क्षेत्र था भारत के भीतर, जो दक्षिणी क्षेत्र है उन क्षेत्रों से इस नवपाषाण काल के अवशेषों की सर्वाधिक प्राप्ति हुई है। आगे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल sources found Tirunelveli and Tuticorin and related to the Neolithic age। अब क्या कहा जाता है कि जो पुरातात्विक संसाधन हैं, स्रोत हैं, वो तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन में पाए गए हैं। ये सभी यानी कि तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली नाम का जो स्थान है वहां पर भी जो पुरातात्विक संसाधन पाए गए हैं, ये सब भी नवपाषाण काल से जुड़े हुए हैं या नवपाषाण काल से इन सभी संसाधनों का संबंध है। यहाँ तक हमने बात करी कि नवपाषाण काल के जो पुरातात्विक अवशेष हैं, खुदाई के दौरान जो पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं वे सभी अधिकतर भारत के दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि नवपाषाण काल के भीतर जो टूल्स बनाए गए, औजार बनाए गए, उपकरण बनाए गए मनुष्य ने अपने सुख सुविधा के लिए, अपने शिकार करने के लिए या जीवन को सरल बनाने के लिए, तो वे हथियार कैसे थे, वे उपकरण कैसे थे, वो औजार कैसे थे, उनके बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग दिस एज, इस युग के दौरान मैन कंटिन्यूड टू मेक टूल्स आउट ऑफ स्टोन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है नवपाषाण काल, जहाँ पाषाण का नाम आएगा 100% वहाँ पर पत्थरों से ही आप लोगों को औजारों के निर्माण होने की जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि इस युग के दौरान जो मनुष्य है उसने टूल्स का निर्माण या औजारों का निर्माण पत्थरों के द्वारा ही किया था। लेकिन फर्क क्या था, पूरा पाषाण काल के अंदर जो हथियार थे, उपकरण थे, पत्थर से बनाए गए औजार थे, वो अपरिष्कृत थे, यानी कि मनुष्य ने स्वयं ने नहीं बनाए थे। जैसे प्रकृति के द्वारा अलग अलग डिजाइन के जो पत्थर थे उनको ही मनुष्य ने हथियार के रूप में बगैर किसी चेंज के काम में लेना शुरू कर दिया था। ये तो पूरा पाषाण काल के हथियारों का उदाहरण था। फिर जब मध्य पाषाण काल आया तो उसके अंदर मनुष्य ने समझा कि किस प्रकार का हथियार होगा जो किस काम के लिए आ सकता है यूज, किस तरीके से इसका उपयोग करा जा सकता है, इस चीज की समझ उसे मध्य पाषाण काल में आई और अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिजाइन के धारदार हथियार जो थे वो मनुष्य ने बनाना स्टार्ट किया। इस काल के दौरान जो औजार बनाए गए वो थोड़े परिष्कृत थे, बढ़िया डिजाइन के बनाए गए थे, धारदार बनाए गए थे। ऐसे पत्थर को यूज लिया गया था, चकमक पत्थर कहा गया था, जिसे हमने फ्लिंट के नाम से जाना था। तो चकमक पत्थर को प्रयोग करा गया था जो कि बड़ा हार्ड रहता है और आपस में यदि उसे टकराते हैं तो अग्नि या आग भी उससे पैदा होती है। तो उस प्रकार का पत्थर उसने काम में लिया था, या ये कह सकते हैं कि ठोस पत्थर का प्रयोग करा था उसने हथियार बनाने के लिए। आगे देखते हैं। बट देयर वाज मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन देयर शेप, लेकिन उनकी जो आकार था, यानी कि नवपाषाण काल के भीतर जो औजार थे उनके भीतर जो विकास हुआ या मार्ग निर्देशित या कह सकते हो बड़ा स्पष्ट, मार्केट का मतलब यहाँ स्पष्ट आएगा कि स्पष्ट जो सबसे ज्यादा सुधार हुआ यानी कि सबसे ज्यादा तरक्की देखी गई वो देखी गई देयर शेप, उनके आकार में, शार्पनेस उनकी तीक्ष्णता में या उनके पैनेपन में, धार में, एंड पॉलिश और साथ में उनके ऊपर पॉलिश में। यानी कि जब पूरा पाषाण काल का समय था तो उसमें जो औजार थे उसमें किसी प्रकार की कोई पॉलिश नहीं थी, अपरिष्कृत थे, कह सकते हो कि प्रकृति प्रदत्त
वे हथियार थे, पत्थर थे, जिनको कि मनुष्य ने औजार के रूप में काम में लेना शुरू कर था। लेकिन इस काल के जो औजार थे उनको एक नया डिजाइन मनुष्य ने देना शुरू कर दिया। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के उसने हथियार बनाए, उनमें सभी में बड़ी धार हुआ करती थी और साथ में ही उनके ऊपर पॉलिश करना भी मनुष्य ने सीख लिया था, यानी बड़े चमकदार किस्म के ये औजार हुआ करते थे। एक्सेस वर मेड आउट ऑफ ग्रेन्युलेटेड स्टोन पीसेस विद शार्पन्ड एजेस। अब कहता है, अब जो कुल्हाड़ियां बनाई इस नवपाषाण काल के दौरान आदि मनुष्य ने, तो वो किस प्रकार के पत्थर को काम में लेते हुए बनाए? वह ग्रेन्युलेटेड का अर्थ होता है दानेदार, कि दानेदार पत्थर के टुकड़ों से, जिनके की किनारे बड़े तीक्ष्ण होते थे, बड़े पैने हुआ करते थे। शार्पन्ड एजेस का होता है तीक्ष्ण किनारे या पैने किनारे, धारदार किनारे, कि धारदार किनारों को रखने वाले दानेदार पत्थरों के टुकड़े से मनुष्य ने कुल्हाड़ियों का निर्माण किया। आगे यानी कि एक विशेष प्रकार के पत्थर का यूज लेना मनुष्य ने शुरू कर दिया था एक्सेस वगैरह बनाने के लिए, कुल्हाड़ियां वगैरह बनाने के लिए। आगे कहा जाता है द सिथ वाज मेड ऑफ ए शार्प थिन स्टोन फिटेड इनटू ए वुडन हैंडल। अब मनुष्य ने हंसिया बनाया, हंसिया कह सकते हो हिंदी में, या ऐसे जैसे नॉर्मली लैंग्वेज में हम कहते हैं दांतली, कि जो दांतली थी उसका निर्माण करा मनुष्य ने, लकड़ी का हैंडल लगाया और साथ में ही लकड़ी का हैंडल लगा करके जो पत्थर लगाया गया उस हैंडल के भीतर वह बड़ा तेज धार वाला पतले पत्थर को उसमें फिट किया गया एक लकड़ी के हैंडल में, यानी कि एक लकड़ी के हैंडल में एक पतले से पत्थर को और फिट किया गया जो कि बड़ा धारदार हुआ करता था। तो इस प्रकार से हंसिए का या दांतली का निर्माण किया गया। आगे कहते हैं हैमर्स वर मेड विद वुडन हैंडल। अब जो हथौड़े बनाए गए इस काल के दौरान उनमें भी लकड़ी का हत्था लगाया गया। अब मनुष्य ने लकड़ी का हत्था लगाने के बारे में क्यों सोचा कि जब पूरा पाषाण काल के भीतर जो औजार प्राप्त हुए थे, औजार बनाए थे मनुष्य ने, वे इस प्रकार के थे कि जिनमें कोई हैंडल नहीं था। उनका प्रयोग जब वह किसी जानवर का शिकार करने में या किसी वस्तु को काटने में किया करता था तो उसके ऊपर पूरा फोर्स नहीं लग पाने के कारण मनुष्य को ज्यादा दम लगाना पड़ता था किसी चीज को काटने के लिए। लेकिन धीरे धीरे स्वाभाविक ज्ञान से मनुष्य ने यह जाना कि यदि इसमें हैंडल लगा दिया जाए तो शायद ज्यादा पावर के साथ में किसी चीज के ऊपर वार किया जा सकता है। इसीलिए नवपाषाण काल के दौरान जो औजार बनाए गए उनके भीतर लकड़ी का हैंडल यूज लिया गया। बोज, एरोज, स्पीयर्स वर द चीप वेपन्स। और मुख्य रूप से जो हथियार बनाए उसने, बोज धनुष कमान बनाए, यानी कि तीर धनुषों का निर्माण करा, धनुषों का निर्माण किया, एरोज तीर का निर्माण किया, एंड स्पीयर भालों का निर्माण करा, वर द चीप वेपन्स। ये सभी प्रमुख हथियार नवपाषाण काल से जुड़े हुए थे। अब आगे कहता है सम न्यू स्टोन एज टूल्स, के कुछ नवपाषाण युग से जुड़े हुए जो औजार थे फाउंड इन अधिचलनपुर, सॉरी ये कहता है अधिचलनलुर इन तमिलनाडु, के तमिलनाडु के अधिचलनलुर नामक स्थान पर जो नवपाषाण काल के कुछ हथियार हैं वो या औजार हैं वो प्राप्त हुए हैं। और साथ में हल्लूर नाम की जो जगह है कर्नाटका में, इन यानी कि इन दोनों ही क्षेत्रों से, दोनों ही जगहों से जो नवपाषाण काल के हथियार प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं, इन्हें म्यूजियमों में यानी कि अजायब घरों में, म्यूजियम्स के भीतर प्रदर्शनी के लिए इन्हें रखा गया है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि नवपाषाण काल के भीतर किस प्रकार के औजार बने, नवपाषाण काल के जो अवशेष थे भारत के किन विभिन्न क्षेत्रों से इनकी प्राप्ति हुई, कौन कौन से, और साथ में हमने ये भी जाना भारत के जो साउथ क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, वहां से इन औजारों की सर्वाधिक प्राप्ति हुई। तो इस वीडियो को गौर से अच्छे से समझें, नवपाषाण काल का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और साथ में ही इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य जो विषय हैं वो हम कल के वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।